हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अब आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास लॉ एंड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है। ये है आपकी लॉ एंड डेवलपमेंट की यूनिट नंबर 1 से लेकर 4 की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको इसकी चारों यूनिट को कवर करवा दूंगा। जो जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, सारी चीज़ें आपको कवर करवाने वाला हूँ। जिन नोट्स में से मैं आपको ये कवर करवाने वाला हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम करके उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को और देखते हैं इस वन शॉट रिवीजन को। यूनिट नंबर 1 है लॉ एंड डेवलपमेंट की, उस यूनिट को स्टार्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इसके सिलेबस में आपको क्या दिया गया है? द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ एंड इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिर्फ इतना मेंशन करा गया है आपके सिलेबस के अंदर। तो ये द रोल ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर, इनकम के लेवल में, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट हो, उसे कहा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लॉ प्ले अ वाइटल रोल इन इनेबलिंग एंड एक्सक्लेरेटिंग दिस डेवलपमेंट। और लॉ का कानून का क्या रोल होता है इसके अंदर? कानून जो है वो इन सारी चीज़ों को एक्सक्लेरेट करता है, मतलब एक तरीके से प्रमोट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो एक कंट्री के अंदर। It provides a framework of rules and institutions that regulate behavior, ensure justice and reduce uncertainty in economic transaction। जो लॉ होता है वो एक फ्रेमवर्क तैयार कर देता है जिसके अंदर आपके रूल्स मेंशन होते हैं, रेगुलेशंस मेंशन होती हैं कि अगर आप कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका उसमें किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरीके से आपको जस्टिस इंश्योर करना चाहिए और किस तरीके से आपको अनसर्टेनिटीज़ को कम करना चाहिए। Law protect right, resolve dispute, maintain order and create a stable environment that is essential for investment, innovation and economic activity। लॉ क्या करता है? आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है। जो भी आपके डिस्प्यूट होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उन्हें सॉल्व करता है। ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखता है और एक स्टेबल एनवायरनमेंट बना के रखता है जिससे क्या हो, आपकी इन्वेस्टमेंट हो सके है, इनोवेशन हो सके और आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सके। आगे दिया है आपको की रोल ऑफ लॉ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जो लॉ है उसका क्या क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर? सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट। तो इंश्योर इंडिविजुअल एंड बिजनेस फील सिक्योर इन ओइंग एंड इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी। जो लॉ होता है वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो भी प्रॉपर्टी का राइट होता है, जिससे क्या होता है जो इंडिविजुअल और बिजनेसेस होते हैं वो इन प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने से घबराते नहीं हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन एंड इनोवेशन। नेक्स्ट आता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लीगल बैकिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ट्रस्ट इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जो लॉ होता है वो आपका एक तरीके से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है, जिससे आपको क्या होता है, एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है जब आप कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं कि हाँ, लॉ हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। इससे क्या होता है? ट्रेड बढ़ता है, पार्टनरशिप बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ। तो प्रोवाइड रूल फॉर बिजनेस फॉर्मेशन, ऑपरेशन, मर्जर एंड इंसॉल्वेंसी। जो कॉर्पोरेट या कमर्शियल लॉ होते हैं वो आपको रूल्स प्रोवाइड करवाते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, कि किस तरीके से बिजनेस को फॉर्म करना है, किस तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, किस तरीके से मर्जर्स और इंसॉल्वेंसी करनी है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, फ्रॉड कम होता है और आपका जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है लेबर लॉ एंड एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। तो रेगुलेट वर्किंग कंडीशन, वेजेस एंड राइट ऑफ वर्कर। जो लेबर लॉ और एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस होते हैं ये क्या करते हैं? वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, फेयर वेजेस दिलवाते हैं और जो वर्कर्स के राइट होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वर्कर की और वर्कफोर्स को प्रोटेक्शन मिली रहती है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो लॉ इंश्योर सेफ्टी, फेयर प्राइसिंग एंड रिड्यूस टू रिड्रेस। जो ये लॉ होते हैं वो सेफ्टी बनाए रखते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं उनकी फेयर प्राइसिंग में गुड्स उन्हें अवेलेबल करवाते हैं और उनका जो भी रिड्रेस वगैरह होता है का राइट होता है उसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? बिल्ड कंज्यूमर ट्रस्ट एंड इंक्रीज इकोनॉमिक डिपेंड।
इससे जो कंज्यूमर होता है उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है और वो जो इकोनॉमिक डिपेंडेंट है उसकी वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल लॉ। तो रेगुलेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड पॉल्यूशन। जो एनवायरमेंटल लॉ होते हैं वो आपको किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि आपको किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज और पॉल्यूशन को रेगुलेट करना है। इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल लॉ। तो प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फॉर रेवेन्यू जनरेशन, बजटिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। जो टैक्सेशन और फाइनेंशियल लॉ होते हैं वो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं, बजटिंग करने में हेल्प करते हैं और पब्लिक फाइनेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? फंड का इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाता है, हेल्थ में उसका यूज़ हो पाता है, हेल्थ केयर सर्विसेज में, एजुकेशन में और वेलफेयर स्कीम में उसका यूज़ हो पाता है। नेक्स्ट आता है एंटी करप्शन एंड गवर्नेंस लॉ। तो प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड इंश्योर क्लीन गवर्नेंस। जो एंटी करप्शन और गवर्नेंस लॉ होते हैं ये क्या देखते हैं कि जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनका कोई भी मिसयूज ना हो और एक क्लीन गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बना रहे। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और इकोनॉमिक लीकेज जो होती है वो कम हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन। अभी हमने रोल ऑफ लॉ देखा था, अब है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंस्टीट्यूशन आर सिस्टम, रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर दैट शेप हाउ द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटी आर कंडक्टेड। इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? ये कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि किस चीज़ को ध्यान में रखता है कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो की जा रही हैं। They include formal institutions like judiciary, government and regulatory bodies, and informal one like social norm and trust. इंस्टीट्यूशन आपके दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर आपका जुडिशरी, गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज आ जाती हैं और इनफॉर्मल के अंदर आपके जो सोशल नॉर्म्स या ट्रस्ट होते हैं वो आ जाते हैं। A well functioning institutional framework is essential for efficient resource allocation, economic stability, rule of law and inclusive growth. एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि इससे आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो एफिशिएंट तरीके से यूज़ होते हैं, एलोकेट होते हैं, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है आपकी, ठीक है, और ग्रोथ होती है। इंस्टीट्यूशन हेल्प रिड्यूस अनसर्टेनिटी, इंश्योर इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आपके अनसर्टेनिटी को कम कर देते हैं, रूल्स को इन्फोर्स करने में हेल्प करते हैं और इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो पहला आता है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, जो क्या इंश्योर करता है? रूल ऑफ लॉ को, राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। अ फेयर एंड एफिशिएंट जुडिशरी बिल्ड ट्रस्ट अमंग इन्वेस्टर। और अगर एक फेयर और एफिशिएंट जुडिशरी सिस्टम होता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं उनके अंदर भी ट्रस्ट बना रहता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो मोबिलाइज सेविंग एंड चैनल देम इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आपकी सेविंग को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बना रहता है। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। तो ये इंश्योर करते हैं कि सारी चीज़ें फेयरली तरीके से हों, किसी भी तरीके की मोनोपोली ना हो और जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करते हैं ये। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है उसे भी ये इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। तो ये जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं और उनकी स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है? इससे क्या होता है? वेलफेयर स्कीम है वो सही तरीके से लोगों को मिल पाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं ये और बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कफोर्स से मिलता है कंट्री को, जिससे क्या होता है? इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है एंटी करप्शन एंड ओवरसाइट इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या करते हैं इंस्टीट्यूशन? ये इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सभी लोग अकाउंट मतलब जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल रहे लोगों के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इससे जो लीकेज होती है पब्लिक स्पेंडिंग की वो कम हो जाती है और जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये पॉलिसीज क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, लॉ को पास करने में और गवर्न करने में हेल्प करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना के रखते हैं, अकाउंटेबल रहते हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा रिफॉर्म आफ्टर लिबरलाइजेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन 1991 इंडिया फेस्ड अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस मार्क्ड बाय हायर इन्फ्लेशन, अ लार्ज फिजिकल डेफिसिट, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। 1991 में इंडिया ने एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करा था, जिसके अंदर जो आपका फिजिकल डेफिसिट था वो काफ़ी बढ़ गया था, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है वो कम हो गया था, और जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्रिएट हो गया था। To address this, India launched a series of economic reform under liberalization, privatization and globalization framework। तो इसी चीज को से क्योर करने के लिए एक इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आई थी, जिसे कहा जाता था एलपीजी फ्रेमवर्क। These reform aim to reduce stable state control, open the economy to global market, encourage private participation and promote overall economic efficiency। जो ये रिफॉर्म आया था, इसका एम क्या था कि जो स्टेट का कंट्रोल होता है उसे कम करा जाए, जो इंडियन की इकोनॉमिक मार्केट है उसे ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन करा जाए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इनकरेज करा जाए और पूरी जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है उसे बनाए रखा जाए। मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस आफ्टर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आई थी? सबसे पहले लिबरलाइजेशन, तो रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इन द इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था इकोनॉमी के अंदर, रिस्ट्रिक्शंस थी, उसे रिमूव करना, ये लिबरलाइजेशन कहलाता था। इसके की मेजर्स क्या थे? लाइसेंस राज को ख़त्म करना काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिन इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंस की ज़रूरत होती थी उसे ख़त्म करना, जो भी इन्वेस्टमेंट एंड प्राइसिंग है उसे डीरेगुलेट करना, और मोनोपोलीज को ख़त्म करना, कंपटीशन को बढ़ाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को इनकरेजमेंट मिली, और जो ब्यूरोक्रेटिक डिले होती थी या फिर किसी भी तरीके की गवर्नमेंट की साइड से डिले होती थी किसी ऑर्डर को या किसी बिजनेस रिलेटेड चीज़ को पास करने में, वो चीज़ कम हो गई। सेकंड चीज़ आई थी प्राइवेटाइजेशन, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था? जो ओनरशिप थी कुछ इंडस्ट्रीज़ की, कुछ उनको क्या करा गया था? गवर्नमेंट के पास से प्राइवेट हैंड्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, वो कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। इसके की ऑब्जेक्टिव या की मेजर्स क्या थे? कि पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है, पीएसयूज है, उनके अंदर डी इन्वेस्टमेंट की जाए जिससे गवर्नमेंट को पैसा मिले। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस करा जाए, ये एक न्यू टाइप की पार्टनरशिप थी गवर्नमेंट और प्राइवेट लोगों के बीच में। और स्टेट ओन जो एंटरप्राइजेज हैं उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करा जाए। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? एफिशिएंसी बढ़ गई, फिजिकल बर्डन कम हुआ, और जो सर्विस डिलीवर हो रही थी उनमें इंप्रूवमेंट आ गई। नेक्स्ट थी हमारी ग्लोबलाइजेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन में क्या करा गया था? इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करा गया था, मतलब ट्रेड बढ़ाया गया था बाहर की कंट्रीज से। की मेजर्स या की ऑब्जेक्टिव क्या थे? इससे इंपोर्ट टैरिफ कम हुआ था और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन मिला था, बाहर के लोग इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रहे थे। और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को अडॉप्ट करा था इंडिया ने। इसका इम्पैक्ट क्या था? एक्सपोर्ट बढ़ गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया था, और जैसे इंडियन ग्लोबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। इसके की मेजर्स क्या थे? तो ऑटोनॉमी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई थी उसकी ऑटोनॉमी बन गई थी। प्राइवेट और फॉरेन बैंक को एंट्री मिल गई थी इंडिया के अंदर, और जो इंडिया की कैपिटल मार्केट थी उसे सेबी के थ्रू रेगुलेट किया जाने लगा था। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ गया था, क्रेडिट की एक्सेस सभी को नहीं थी, और मॉडर्न और रेजिलेंट बैंकिंग सिस्टम क्रिएट हो गया था आपका एक। नेक्स्ट है टैक्स रिफॉर्म, तो इसमें क्या किया गया था? टैक्स रिफॉर्म के अंदर जो इनकम और कॉरपोरेट टैक्स रेट थे उन्हें कम कर दिया गया था। वैट को लेकर आए थे, और वैट के बाद अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को लेकर आए हैं। इसके इम्पैक्ट क्या थे? टैक्स बेस ब्रॉड हो गया था और टैक्स कंप्लायंस बढ़ गए थे। टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था वो सिंप्लीफाई हो गया था, और रेवेन्यू बेस से बढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, तो रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म में क्या किया गया था? जो भी इंडस्ट्रियल लाइसेंस थे उन्हें रिमूव कर दिया गया था। जो भी आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थी या स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे उन्हें इनकरेज करा गया था, और जो इंडस्ट्रीज़ की डिसीजन मेकिंग की पावर थी उसे ऑटोमेट कर दिया गया था, मतलब इंडस्ट्रीज़ के पास वो पावर को दे दिया गया था।
अब नेक्स्ट हमारा इफेक्ट ऑफ रिफॉर्म ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ये रिफॉर्म आए थे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो हायर जीडीपी ग्रोथ। तो उस टाइम पे इन इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से जो इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ रेट था, जिसे कहा जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, वो -3% से 6 to 8% तक पहुंच गया था लिबरलाइजेशन के बाद। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। जो भी आपके सर्विस सेक्टर थे जैसे कि आईटी, टेलीकॉम, फाइनेंस एंड हॉस्पिटलिटी, इनमें ग्रोथ आई थी। सर्विस सेक्टर जो थे वो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर बन गए थे जीडीपी के अंदर, मतलब इन्हीं की वजह से जीडीपी सबसे ज़्यादा बढ़ रही थी। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट थी, उनका इन्फ्लो हुआ था, मतलब बाहर के लोगों ने आके पैसा लगाया था इंडिया के अंदर, और इंडिया एक इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गया था। नेक्स्ट है राइज इन एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इससे क्या हुआ था, आपका लिबरलाइजेशन की वजह से आपका एक्सपोर्ट था वो बढ़ गया था। टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल और सॉफ्टवेयर सेक्टर्स के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ गया था, जिससे आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो 1.2 बिलियन से राइज होकर $600 बिलियन तक पहुंच गया था। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लिबरलाइजेशन की वजह से आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की गई थी रोड, टेलीकॉम, पोर्ट और एयरपोर्ट में, जिसकी वजह से अच्छे तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गए थे। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास। तो अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग इनकम क्रिएटेड अ ग्रोइंग कंज्यूमर बेस एंड बूस्टेड डोमेस्टिक डिमांड। अर्बनाइजेशन और इनकम बढ़ने की वजह से जो आपकी कंज्यूमर बेस था वो भी बढ़ रहा था और आपकी डिमांड भी बढ़ने लगी थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्ट्रेंथिंग लॉ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। की इंडिया के अंदर लॉ एंड इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो लॉ एंड इंस्टीट्यूशन आर इसेंशियल पिलर ऑफ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लॉ एंड इंस्टीट्यूशन, किसी भी डेमोक्रेसी के पिलर्स माने जाते हैं। दे शेप बिहेवियर, इंश्योर जस्टिस, प्रमोट फेयरनेस एंड फोस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनके वजह से लोगों का बिहेवियर सही बना रहता है, जस्टिस बना रहता है कंट्री के अंदर, फेयरनेस बढ़ी रहती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहता है। इन इंडिया वाइल द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आर वेल established, देयर इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी एंड क्रेडिबिलिटी रिमेन इनकंसिस्टेंट। इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क है वो सही तरीके से इस्टेब्लिश तो हो गया है, लेकिन उनकी जो वर्किंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, एफिशिएंसी है, क्रेडिबिलिटी है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। स्ट्रेंथिंग लॉ एंड इंस्टीट्यूशन इज क्रिटिकल फॉर इम्प्रूविंग गवर्नेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ। एक कंट्री के लॉ एंड इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जिससे गवर्नेंस है वो सही तरीके से बनी रहे, परफॉर्मेंस होती रहे अच्छे तरीके से, बिजनेस को आसानी से हम कर सकें और जो आपकी ग्रोथ है वो होती रहे। तो इसलिए एक कंट्री के लॉ एंड इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। अब उसके अंदर आपके सबसे पहले चैलेंजेस क्या क्या आ जाते हैं इंडिया के अंदर लॉ एंड इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने में। पहला है डिले इन जस्टिस डिलीवरी। तो जो आपके कोर्ट केसेस हैं उनके डिसीजन मेकिंग में डिले हो रहा है। आज के टाइम पे भी 4 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं इंडियन कोर्ट्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका जुडिशियल प्रोसेस है वो स्लो है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर डिस्करेज होते हैं और डिले करते हैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में। जजेस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और प्रोसीजर बोटलनेक की भी कमी है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है करप्शन एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। तो जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर करप्शन है, जिसकी वजह से ट्रस्ट कम होता है लोगों को और जो कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस है वो बढ़ जाती है। रेड टेप हैम्पर डिसीजन मेकिंग एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी में डिले होती है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल रैंक है इंडिया की वो काफ़ी लो है ट्रांसपेरेंसी के मैटर में, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी एंड लीगल अनसर्टेनिटीज। तो कभी भी इंडिया के अंदर पॉलिसीज में चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लॉ के बारे में कम क्लैरिटी रहती है, जिससे लोग बिजनेस करने से डिस्करेज रहते हैं। वीक इम्प्लीमेंटेशन होता है, स्टेट लेवल पर जो भी रिफॉर्म होते हैं उनका काफ़ी कम तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो इंस्टीट्यूशन लाइक जो भी पुलिस है, सीबीआई है और या जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर बना रहता है, जिसकी वजह से ऑटोनॉमी और क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होती है उन इंस्टीट्यूशंस की। नेक्स्ट है पुअर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। तो जो लॉ है वो सिर्फ पेपर पर एग्जिट करता है, एक्चुअली में उसे इन्फोर्स करवाना काफ़ी कम तरीके से इन्फोर्स करवा पाते हैं इंडिया के अंदर,
जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है वो वीक हो जाती है, जो लोकल गवर्नमेंट के लेवल है वहाँ पर इन्हें अप्लाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अंडर फंडेड एंड अंडर स्टाफ्ड इंस्टीट्यूशन। जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है काफ़ी सारे ऐसे हैं जो जहाँ पर जो जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड हो चुका है और जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, बट वहाँ पर और भर्ती नहीं करी जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रेनिंग की कमी रहती है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाता, एफिशिएंसी नहीं बढ़ पाती है उन इंस्टीट्यूशंस की। नेक्स्ट आता है डिजिटल डिवाइड। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल लॉ एंड सर्विसेज इन अनइवन अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरियाज। जो भी डिजिटल लॉज हैं और जो भी डिजिटल सर्विसेज हैं वो सभी एरियाज़ में डिलीवर नहीं हो पाई हैं। अर्बन एरियाज़ में वो सर्विसेज मिल गई हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में आज भी वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जस्टिस और जो ट्रांसपेरेंसी है वो अफेक्ट होती है रिमोट रीजन्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, मतलब हम किस किस तरीके से लॉ एंड इंस्टीट्यूशन को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले आता है जुडिशियल एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो डिजिटल कोर्ट का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, जिसके अंदर क्या हो गया है, ई कोर्ट्स आ गए हैं जहाँ पर आप कहीं से भी ऑनलाइन मोड में कोई भी हियरिंग कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड ला दिए गए हैं, जिसकी वजह से बैकलॉग्स जो पड़े हैं केस वो कम हो और जो लॉ है वो सिंप्लीफाई और कॉडिफाई हो जाए। नेक्स्ट आता है डिजिटल गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस। जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं डिजिटल इंडिया जैसे फेसलेस टैक्स असेसमेंट, ऑनलाइन आरटीआई फाइलिंग, ये सारी चीज़ें किस लिए लाई गई हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और करप्शन कम से कम हो। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो रेगुलेटर्स हैं जैसे आरबीआई, सेबी, सीबीआई, ईसी, इनकी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। इनकी अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क और सोशल ऑडिट करवाए जाते हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए। नेक्स्ट है एंटी करप्शन फ्रेमवर्क। तो ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं जैसे कि लोकपाल, सीवीसी, लोकायुक्त, इनको ये प्रमोट करा जाता है कि ये क्लीन गवर्नेंस रखें, मतलब किसी भी तरीके का इनके अंदर करप्शन ना हो। इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। तो जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जज होते हैं, लोकल ऑफिशियल्स होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है कि किस तरीके से और अच्छे तरीके से लॉ को इन्फोर्स करा जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिए जाते हैं जिससे बेटर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स लिया जा सके ग्रास रूट लेवल से, मतलब बिल्कुल नीचे के लेवल से। नेक्स्ट है पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड सिविल सोसाइटी इंप्रूवमेंट। कई सारे एक्ट हैं जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि सिटीजन्स को पावर देता है कि वो जान सकें अपने राइट्स के बारे में, जिससे क्या हो, एक सिविल सोसाइटी क्रिएट हो सके, पॉलिटिकल एडवोकेसी ना बने और मॉनिटरिंग होती रहे। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए सेंटर और स्टेट को अलग अलग कर दिया गया है उनके लीगल और इकोनॉमिक रिफॉर्म को, जैसे कि जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग एंड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और सेंट्रल लेवल पर डिवाइड कर दी गई हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये जो यूनिट नंबर 1 है इसकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट, जिसका नाम है प्रॉपर्टी राइट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो प्रॉपर्टी राइट एंड देयर रोल इन रिसोर्स एलोकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ प्राइवेट आईपीआर्स और इंडिविजुअल राइट वर्सेस कॉमन गुड्स। ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। तो पहले है प्रॉपर्टी राइट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Property right refers to the legal right to own, use and transfer assets such as land, building, intellectual property और any other resources। Property right का मतलब क्या होता है, किसी भी एसेट, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, उसे ओन करना, यूज़ करना और ट्रांसफ़र करने का जो आपका राइट है, लीगल राइट, उसे कहा जाता है प्रॉपर्टी राइट। These rights are protected and enforced by legal system and are fundamental to the functioning of a market economy। जो ये राइट होते हैं ये आपके लीगली इन्फोर्स्ड होते हैं और आपके जो इकोनॉमी है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लियरली डिफाइंड एंड वेल इन्फोर्स्ड प्रॉपर्टी राइट प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। इन राइट की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपकी इनोवेशन में भी इम्प्रूवमेंट आती है। When individual and business are confident their property right is secure from theft, fraud or arbitrary seizure,
they are more likely to invest in improving it, use it efficiently and engage in long term planning. जब लोगों को पता होगा कि जो उनका प्रॉपर्टी राइट है वो सारी चीज़ों से सेफ है, तो फिर वो उसको और ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसे एफिशिएंटली यूज़ करेंगे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए उसका यूज़ करेंगे। ठीक है। मार्केट मैकेनिज्म ऑफ लैंड ट्रांसफर इन इंडिया। इंडिया के अंदर लैंड ट्रांसफर का क्या मैकेनिज्म है? तो लैंड इज अ क्रिटिकल एसेट इन इंडियन इकोनॉमी। इट सपोर्ट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लैंड पर ये सारी चीज़ें होती हैं। द मार्केट मैकेनिज्म फॉर लैंड ट्रांसफर रेफर्स टू द बाय, सेलिंग, लीजिंग एंड इनहेरिटेंस ऑफ लैंड थ्रू प्राइवेट ट्रांजेक्शन गवर्न बाय सप्लाई एंड डिमांड। लैंड मार्केट मैकेनिज्म ऑफ लैंड ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि लैंड को खरीदना, बेचना, लीज पर देना या फिर इनहेरिट तरीके से वो उसका ट्रांसफ़र होना, ये सारी चीज़ें आती है आपकी मार्केट मैकेनिज्म ऑफ लैंड ट्रांसफ़र के अंदर। इन अ हेल्दी लैंड मार्केट द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड शुड बी एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड लीगली। एक अच्छा लैंड ट्रांसफ़र कैसे माना जाता है? जो कि एफिशिएंट तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और लीगली सिक्योर हो। However, in India, land market are often highly regulated, fragmented and inefficient. इंडिया के अंदर जो लैंड मार्केट है वो हाईली रेगुलेटेड रहती है, फ्रेगमेंटेड है और इनएफिशिएंट मार्केट है, लीडिंग टू डिस्प्यूट, डिले एंड करप्शन, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, डिलेज हो जाती है और करप्शन रहता है। हाउ द लैंड मार्केट मैकेनिज्म वर्क इन इंडिया। इंडिया के अंदर किस तरीके से वर्क करता है लैंड मार्केट मैकेनिज्म? पहले होता है प्राइवेट लैंड ट्रांजेक्शन। तो लैंड को खरीदते हैं, बेचते हैं, लीज पर देते हैं या मॉर्गेज पर देते हैं एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू, ये कहलाता है प्राइवेट लैंड ट्रांजेक्शन। ठीक है। इसके अंदर जो सेल डीड होती है, अगर लैंड बेची जा रही है तो सेल डीड रजिस्टर होती है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। और जो मार्केट वैल्यू होती है वो हम कैसे निकालते हैं? सर्कल रेट के अकॉर्डिंग, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सेट करती है। सेकंड होता है लैंड रिकॉर्ड एंड टाइटल सिस्टम। तो लैंड ओनरशिप जो होती है उसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड करा जाता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ओन करा जाता है, मेंटेन करा जाता है। इस जो ये रिकॉर्ड्स होते हैं ये आउटडेटेड और इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, अगर ये आउटडेटेड या इनकम्प्लीट होते हैं तो ओनरशिप में डिस्प्यूट आ जाता है। फिर आता है आपका स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, आपको करवाना होता है। तो लैंड ट्रांसफ़र जब होती है तो उस टाइम पर आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो कि 5 से 12% तक हो सकती है, वो पे करनी होती है। हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट समटाइम लीड टू अंडर वैल्यूएशन एंड ब्लैक मनी एंड रियल इस्टेट डील। अगर जो ये स्टैम्प ड्यूटी है ये काफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं लोग, ब्लैक में लैंड को परचेज करते हैं, मतलब एक्चुअल ट्रांजेक्शन दिखाते ही नहीं है लैंड की। फिर है मार्केट फोर्सेस। तो जो प्राइस होते हैं लैंड के वो लोकेशन के ऊपर, डिमांड के ऊपर, अवेलेबिलिटी के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि एरिया टू एरिया डिफरेंट होते हैं। अब है आपके चैलेंजेस इन इंडियन लैंड मार्केट मैकेनिज्म। जो इंडिया का लैंड मार्केट मैकेनिज्म है उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आ जाते हैं? तो अनक्लियर लैंड टाइटल, मतलब कई बार क्या होता है, जो रजिस्टर लैंड या बिल्डिंग नहीं होती है उसका जो टाइटल होता है वो अनक्लियर होता है, तो उसकी वजह से डिस्प्यूट हो जाता है। आउटडेटेड रिकॉर्ड एंड मैनुअल प्रोसेस। जो ये रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस है ये सारा आउटडेट हो चुका है और मैनुअल प्रोसेस है। लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम। तो कई बार गवर्नमेंट भी लैंड्स को एक्वायर कर लेती है, उस टाइम पे वो लोगों को फेयर कंपनसेशन देती है, लेकिन लोगों के लिए वो इनफ नहीं होता है। फिर इनफॉर्मल लैंड मार्केट, और कई एरियाज में अनरजिस्टर्ड और ओरल ट्रांजैक्शन होती हैं लैंड के, एक्चुअल में पेपर के थ्रू भी लोग लैंड को नहीं बेचते हैं रूरल एरियाज में। तो वो चीज़, फिर ये सारे आपके चैलेंजेस बन जाते हैं लैंड मैकेनिज्म सिस्टम के इंडिया के अंदर। क्या क्या रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट्स हैं? तो सबसे पहले डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी लैंड रिकॉर्ड हैं, मैप्स हैं, इन रजिस्ट्रेशन ऑफिस हैं, इन सभी को डिजिटलाइज कर दिया गया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े और सभी की ओनरशिप का पता रहे। फिर मॉडल टेनेंसी एक्ट आया 2021 में, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट थे उनको इनकरेजमेंट मिली। बैलेंस राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मतलब जो भी लैंडलॉर्ड है और टेनेंट है उनके सभी के इक्वल राइट हो, ये बताता है ये एक्ट। फिर स्वामित्व योजना आई, तो इसकी मदद से क्या करा गया, ड्रोन्स का यूज़ करा गया जो रूरल एरियाज हैं उनकी मैपिंग करने के लिए और उन्हें एक प्रॉपर्टी कार्ड इशू करने के लिए, जिससे क्या हुआ, जो रूरल लैंड होल्डिंग है वो फॉर्मलाइज हो गई, मतलब सभी की लैंड होल्डिंग का पता चल गया।
इसके अलावा लैंड बैंक फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये आया। इसके अंदर क्या करा गया, सम स्टेट हैव क्रिएटेड लैंड बैंक टू सिंप्लीफाई अलॉटमेंट टू इंडस्ट्रीज। कई स्टेट्स ने लैंड बैंक्स क्रिएट कर दी जो कि इंडस्ट्रीज को लैंड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ एफिशिएंट लैंड मार्केट। अब ये है कि अगर एक अच्छी लैंड मार्केट होगी किसी कंट्री की तो उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो रिड्यूस डिस्प्यूट एंड लिटिगेशन कॉस्ट, आपके डिस्प्यूट कम होते हैं, लिटिगेशन कॉस्ट कम लगती है। बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है और जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उनमें भी इंप्रूवमेंट आती है। इनकरेज क्रेडिट एक्सेस बाय अलोइंग लैंड टू यूज्ड एज कोलेटरल, आपको लोन आसानी से मिल जाता है, क्रेडिट आसानी से मिल जाता है। इनेबल फास्टर अर्बनाइजेशन एंड प्लानिंग, और अगर एफिशिएंट लैंड मार्केट होगी तो उससे आपका जो एरिया है उसका अर्बनाइजेशन होता है और प्लानिंग भी अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। अब आता है आपका नॉन मार्केट मैकेनिज्म फॉर लैंड ट्रांसफर इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर और किस किस मैकेनिज्म से लैंड ट्रांसफर होती है। तो while the market mechanism for land transfer involve voluntary transaction based on supply and demand, the non-market mechanism for land transfer refers to the government-driven process that involve compulsory acquisition, redistribution and regulation of land. जो आपका मार्केट मैकेनिज्म था उसके अंदर क्या था कि आप वॉलेंट्री लैंड को ट्रांसफर कर रहे हो। जो ये नॉन मार्केट मैकेनिज्म है इसके अंदर गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपकी लैंड को एक्वायर कर लिया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है या रेगुलेट करा जाता है। These non-market mechanisms often aim to achieve broader economic, social and developmental objectives such as public welfare, infrastructure development and agrarian reform. जो ये नॉन मार्केट मैकेनिज्म है ये किस लिए परफॉर्म करा जाता है, तो ये वेलफेयर के लिए करा जाता है। पब्लिक वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या एग्रियन रिफॉर्म जब लाना हो तो ऐसा ये करा जाता है। In India, land transfer through non-market mechanism is central to the government approach to managing urbanization, rural development and addressing socio-economic disparities. जो ये नॉन मार्केट मैकेनिज्म का तरीका है ये गवर्नमेंट के पास है कि गवर्नमेंट को कब यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं इस नॉन मार्केट मैकेनिज्म के लैंड ट्रांसफ़र के, तो पहला आता है लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। डायरेक्टली क्या करती है गवर्नमेंट, पब्लिक पर्पज़ के लिए लैंड को एक्वायर कर लेती है। अब चाहे वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, पब्लिक यूटिलिटीज़ बनाए या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उसका यूज़ करे। इसको कौन कौन से लॉ गवर्न करते हैं, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1994 और द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ये दोनों एक्ट इसे गवर्न करते हैं। प्रोसेस क्या होता है, गवर्नमेंट आपको एक नोटिफिकेशन इशू करती है जिसमें वो आइडेंटिफाई करती है कि उसको कौन कौन सी लैंड चाहिए। उसके लिए वो कंपनसेशन प्रोवाइड करवाती है लैंड ओनर को, जो कि मार्केट वैल्यू प्लस एडिशनल बेनिफिट के जितना होता है। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं इसके अंदर, तो प्रोटेस्ट एंड अपोजिशन, जो लैंड ओनर्स होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, अपोजिशन करते हैं इन सारी चीज़ों का, और एक्विजिशन में डिले हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है कंपनसेशन अमाउंट के को लेकर, ठीक है। सेकंड होता है लैंड रिफॉर्म एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड रिफॉर्म में एंगेज हो जाती है जिसके अंदर वो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है लैंडलेस लेबर को, फार्मर्स को और शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स को। इनको कौन कौन से एक्ट गवर्न करते हैं, तो द टेनेंसी रिफॉर्म एक्ट, द लैंड सीलिंग एक्ट और द रूरल लैंड सीलिंग एक्ट, ये 3 एक्ट इसे गवर्न करते हैं। प्रोसेस क्या है, तो इसके अंदर जो आपकी सरप्लस लैंड होती है उसे जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, उस लैंड को छोटे छोटे फार्मर और स्मॉल लैंडलेस पीजेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वेलफेयर स्कीम लाइक भूदान, वेयर लैंड ओनर वॉलेंट्री डोनेट लैंड टू द लैंडलेस। और कई बार वेलफेयर स्कीम के अंदर भी जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं वो अपनी खाली पड़ी ज़मीन को कुछ लोग छोटे छोटे लोगों को दान कर देते हैं। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका, और करप्शन और पॉलिटिकल इसमें भी खेला जाता है। थर्ड होता है लैंड ट्रांसफर वया इनहेरिटेंस और सक्सेशन। जब किसी की डेथ हो जाती है तब उसके लीगल हेयर को जब लैंड ट्रांसफर होती है तो उसे कहा जाता है इनहेरिटेंस या सक्सेशन। तो लैंड इन इंडिया ऑल्सो ट्रांसफर थ्रू इनहेरिटेंस और सक्सेशन गवर्नड बाय पर्सनल लॉ फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके, तो ये भी एक नॉन मार्केट मैकेनिज्म है, इसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन या कंपनसेशन इन्वॉल्व नहीं होती है। जो लैंड है वो उसके हायर को ट्रांसफ़र होती है जो कि फैमिली लॉज के अकॉर्डिंग बनता है।
चैलेंजेस क्या क्या हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं जॉइंट फैमिली के अंदर कि किसकी ओनरशिप रहेगी इस लैंड पर, और इनहेरिटेंस लॉ के अंदर इनइक्विटी है जिसकी वजह से अनफेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है रूरल एरियाज के अंदर। नेक्स्ट है लैंड टेनर सिस्टम इन रूरल एरियाज। तो कई सारे एरियाज में लैंड टेनर जो कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे लोग मिलकर एक लैंड को मैनेज करते हैं, तो उसे कहा जाता है लैंड टेनर सिस्टम। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, ये एग्जांपल आप इसका पढ़ लीजिएगा। चैलेंजेस होते हैं, दिस सिस्टम ऑफन लैक फॉर्मल रिकॉग्निशन, इस सिस्टम की कोई भी फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं होती है। अनक्लियर प्रॉपर्टी राइट होते हैं इसके अंदर। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है जब इसमें कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कई बार, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं नॉन मार्केट लैंड ट्रांसफर के, तो सबसे पहले इनएडुकेट कंपनसेशन होता है। जब गवर्नमेंट लैंड को एक्वायर करती है या रीडिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसके अंदर जो कंपनसेशन दिया जाता है वो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वो इनएडुकेट माना जाता है। फिर है डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो जिस लैंड को एक्वायर या रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाता है उस जगह पर जो भी पहले से लोग रह रहे होते हैं उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाता है, दूसरी जगह पर उन्हें ट्रांसफ़र होना पड़ता है, तो उन्हें अडेप्ट करने में दूसरी सिचुएशन को टाइम लगता है। फिर आता है करप्शन एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो इस लैंड ट्रांसफ़र के अंदर पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिक्स होती है उसको भी इन्वॉल्व करा जाता है, और साथ में करप्शन भी होता है एक्विजिशन को लेकर। फिर है डिले इन लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन। इस सारे एक्विजिशन की वजह से कई सारे डिस्प्यूट होते हैं, डिले होते हैं, जिसकी वजह से जो लैंड रिफॉर्म है वो टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते और वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके चैलेंजेस इन नॉन मार्केट लैंड ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट है की चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया। की इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी राइट को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। पहला आता है लैक ऑफ क्लियर लैंड टाइटल एंड इनकम्प्लीट लैंड रिकॉर्ड। तो देखिए जो हमारे लैंड रिकॉर्ड है वो इनकन्सिस्टेंट है एंड आउटडेटेड हो गए हैं। इसके अलावा जो कंक्लूसिव टाइटल सिस्टम है, मतलब जिससे एक्चुअल पता लगता है कि लैंड की ओनरशिप है किसके पास, वो भी एब्सेंट है। बाकी जो लैंड डिस्प्यूट होते हैं वो कॉमन किसकी वजह से होते हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर भी जो लैंड को रिकॉर्ड करने का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पुअर है और मैनुअल सिस्टम है, जिसकी वजह से एक लैंड के कई सारे मल्टीपल क्लेमेंट आ जाते हैं। पहला ये चैलेंज हो गया। दूसरा है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। तो जो लैंड की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और टाइटल सिक्योर करने का प्रोसेस है वो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। डिजिटलाइजेशन नहीं है, सारा मैनुअल प्रोसेस है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में डिले होती है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा करप्शन और इनएफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। किसी लैंड को रजिस्टर करवाने के लिए आपको पहले कोई अमाउंट पे करना पड़ता है जो कि करप्शन में आ जाता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड एंड कॉम्प्लेक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर। तो जो लैंड होल्डिंग है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो रखी है, जिसकी वजह से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है फैमिली के पास उसको, जिससे क्लियर हो सके कि ओनरशिप है किसकी इसकी इस लैंड की। जो जॉइंट ओनरशिप है कि या कलेक्टिव ओनरशिप है लैंड की, उसके अंदर क्या चीज़ें जो प्रॉपर्टी राइट है वो कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि लैंड की ओनरशिप किसके पास है और कौन कौन इसे होल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर्मल और अनरजिस्टर्ड लैंड मार्केट। जो लैंड मार्केट है इंडिया के अंदर वो भी अभी इनफॉर्मल और अनरजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम हो जाता है, एग्रीमेंट के बेसिस पर लैंड ट्रांसफ़र हो जाती है, एक्चुअल डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है, जिसकी वजह से बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड सोशल इन्फ्लुएंस ऑन द लैंड, जिसके अंदर अब कहा जाता है लैंड ग्रैबिंग की। जो पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप है वो लैंड को एक्वायर कर लेता है कम पैसे देकर, या फिर हिस्टोरिकल इनइक्वलिटीज़ में भी जो दलित एरियाज होते थे या ट्राइबल एरियाज होते थे वहाँ पर भी उनकी लैंड को ज़बरदस्ती एक्वायर कर लिया जाता था जो डोमिनेंट पीपल होते थे उनके थ्रू। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो इन्फोर्समेंट है प्रॉपर्टी लॉ एंड रेगुलेशन की वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। जो जुडिशियल सिस्टम है वो फास्ट ट्रैक नहीं कर पाता है कि किस तरीके के डिलेज हो रहे हैं, क्या डिस्प्यूट हो रहे हैं,
इनकंसिस्टेंट आपका लीगल फ्रेमवर्क हो जाता है नेशनल लेवल पर, जो कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को कॉम्प्लेक्स बना देता है, और स्टेट स्पेसिफिक लॉ अलग होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लॉ हैं जिसकी वजह से जो कि सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते और लैंड के इसमें प्रॉब्लम आती है प्रॉपर्टी राइट में। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी इन प्रॉपर्टी राइट इन्फोर्समेंट। तो वुमेन और मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं, उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उनके नाम पर लैंड नहीं हो सकती है, ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कास्ट के बेसिस पर। फिर है एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चैलेंजेस। तो कंजर्वेशन लॉज आ गए काफ़ी सारे, एनफो एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, वेटलैंड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको कंजर्वेशन लॉ हो जाते हैं कि आप इस लैंड पर ये नहीं कर सकते, इस लैंड पर वो नहीं कर सकते। इसके अलावा फॉरेस्ट लैंड है कि उसे आपको छोड़ना पड़ेगा चाहे आपके कितनी भी अमाउंट की हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं चैलेंजेस में कि प्रॉपर्टी राइट को लेकर क्या क्या चैलेंजेस आपके आते हैं। नेक्स्ट हैगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? ये एक लीगल प्रोटेक्शन है जो कि क्रिएटर्स को, इनोवेटर्स को और इन्वेंटर्स को दी जाती है उनकी इंटेंजिबल क्रिएशंस के लिए। मतलब जो भी वो इंटेंजिबल चीज़ को डेवलप करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें जो राइट दिया जाता है वो कहलाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये जो क्रिएशन होती है इसके अंदर आपकी कोई भी इनोवेशन हो सकती है, लिटरेरी वर्क हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकती है, कोई ब्रांड हो सकती है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। आईपीआर किसे कहा गया है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। आईपीआर का पर्पस क्या होता है कि क्रिएटर को एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाए कि उनके अलावा उनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कोई और नहीं कर सकता, या फिर सिर्फ जिसे वो ग्रांट करेंगे परमिशन वही इसका यूज़ कर सकता है। आईपीआर की वजह से इनोवेशन बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रोटेक्शन बढ़ती है, प्रिवेंटिंग बढ़ती है अनऑथराइज यूज से। इसके अलावा जो आईपीआर गवर्न करता है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के थ्रू गवर्न होता है, जैसे कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो एंड नेशनल लॉ, जो कि कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होते हैं। आईपीआर की कैटेगरी क्या होती है? एक होता है इसका कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोवाइड करा जाता है। ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कॉपीराइट का राइट दिया जाता है लिटरेरी वाले क्रिएटर को, ड्रामेटिक को, म्यूजिकल को और आर्टिस्टिक वर्क को। इसकी वजह से क्रिएटर को एक राइट मिलता है कि वो जो उसने क्रिएट करा है उसका वो यूज़ कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और प्रिवेंट भी कर सकता है कि कोई और उसका बिना परमिशन के यूज़ ना करे, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं? किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क वालों को, और प्रोडक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड विदाउट क्रिएटर परमिशन की, बिना भी क्रिएटर की परमिशन के कोई इसका यूज़ नहीं कर सकता है। सेकंड आता है इसके अंदर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? एक साइन, सिंबल, वर्ड और लोगो जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है? बिजनेसेस में यूज़ करा जाता है गुड्स और सर्विस को अलग अलग सेपरेटली दिखाने के लिए। ये कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसका सोर्स क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी ब्रांड क्या है। की फीचर क्या होते हैं इसके? ये एक्सक्लूसिव राइट देता है ट्रेडमार्क का जो यूज़ करने का, जिसके अंदर आपका क्या आ जाता है, जो कि एक रजिस्टर्ड तरीका होता है आपको प्रोटेक्ट करने का। ट्रेडमार्क जो होना चाहिए वो किसी का भी ट्रेडमार्क सेम नहीं हो सकता है, सारे ट्रेडमार्क अलग अलग होंगे, डिसेप्टिव होंगे, जेनरिक नहीं, डिसेप्टिव और जेनरिक नहीं होंगे, सारे यूनिक होंगे। थर्ड आता है आपका पेटेंट। पेटेंट क्या है? ये भी एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि इन्वेंटर को दिया जाता है, जो कि नोवल इन्वेंशन करते हैं उन्हें दिया जाता है। That offer a new solution to a specific problem. A patent prevent other from making, using और selling the inventor without permission. और इस नोवेल को पेटेंट के बाद इस नोवेल को कोई भी बिना परमिशन के ना तो बना सकता है, ना यूज़ कर सकता है और ना ही सेल कर सकता है। की फीचर क्या होते हैं? इन्वेंशन मीट क्राइटेरिया, नोवेलिटी, नॉन ऑब्वियसनेस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। और पेटेंट होल्डर जो होता है उसके पास राइट होता है कि वो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर, सेल और लाइसेंस करेगा, इन्वेंशन जो भी उसने करी है उसे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होता है? ये एक एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज इट्स शेप, कलर, पैटर्न और टेक्सचर। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी एक तरीके का ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसके अंदर का आपका कोई एक स्पेसिफिक शेप,
कलर पैटर्न और टेक्सचर आ जाता है किसी ऑब्जेक्ट का, ये आपको प्रोटेक्शन देता है विजुअल डिज़ाइन से रिलेटेड कि कोई भी इस तरीके का डिज़ाइन यूज़ नहीं कर पाएगा। ड्यूरेशन क्या होती है इसकी, 10 ईयर की ड्यूरेशन होती है, इसे आप और भी एक्सटेंड कर सकते हैं कंट्री टू कंट्री। की फीचर क्या होते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को और किसी भी तरीके के टेक्निकल और फंक्शनल एस्पेक्ट को, और ये कॉपिंग करने में इससे प्रिवेंशन देते हैं कि कोई भी मार्केट के अंदर आपके इस डिज़ाइन या इस कलर को कॉपी नहीं कर पाएगा। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, कोई भी बिजनेस इंफॉर्मेशन, कोई बिजनेस प्रोसेस जो कि एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्रोसेस है, उस चीज़ को कहा जाता है ट्रेड सीक्रेट का राइट। इसके अंदर आपका क्या हो जाता है, कोई फार्मूला आ जाता है, कोई प्रैक्टिस, कोई प्रोसेस, कोई डिज़ाइन, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इनके लिए आप ट्रेड सीक्रेट ले सकते हैं, जिसके अंदर फिर क्या हो जाएगा, कोई भी आपके उस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर पाएगा। की फीचर क्या होते हैं, पेटेंट की तरह ट्रेड सीक्रेट भी क्या है, पब्लिक, जैसे पेटेंट को पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया जाता है, लेकिन जो ट्रेड सीक्रेट होता है उसे कोई भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्टेड, ये भी कॉमन लॉ के अंडर गवर्न होता है और इसे किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी ये जोग्राफिकल आइडेंटिटी इंडिकेशन है, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन है, ये सारे नॉर्मल हैं, आप इन्हें एक बार रीड कर लीजिएगा, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आगे अभी इसे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्राइवेट आईपीआर। तो वाइल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड क्रिएटर विद एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर देयर क्रिएशन, दे आर नॉट विदाउट कॉस्ट। These costs can have implication for the economy, society and the wider innovation ecosystem. Understanding the cost of IPR is essential for striking a balance between encouraging innovation and ensuring access to knowledge, technology and culture. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो क्रिएटर्स को दिया जाता है, इससे क्या हो जाता है, क्रिएटर के पास एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है अपनी इनोवेशन या क्रिएशन का यूज़ करने का। लेकिन ये जो राइट दिया जाता है ये विदाउट कॉस्ट नहीं दिया जाता है, इसके लिए एक कॉस्ट चार्ज करी जाती है। तो वही चीज़ आपको समझाई जाएगी कि प्राइवेट आईपीआर जो होते हैं उनकी कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी। कॉस्ट ऑफ प्राइवेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पहला आता है इंक्रीज्ड बैरियर टू एंट्री। तो जो प्राइवेट ऑनरशिप होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, उसका मतलब क्या होता है कि हर किसी को उसकी एक्सेस नहीं होती, हर कोई इसका यूज़ नहीं कर सकता और ना ही हर कोई वो चीज़ बना सकता है बिना परमिशन के। इससे क्या होता है, आपका बैरियर टू एंट्री क्रिएट हो जाता है स्मॉलर कंपनीज के लिए और उन इंडिविजुअल के लिए जिनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो लाइसेंसेज और रॉयल्टी पे कर सके। सेकंड आता है मोनोपोली पावर एंड मार्केट एफिशिएंसी। तो इसमें क्या आता है कि अगर आप किसी को एक राइट ग्रांट कर देते हैं तो आईपीआर की वजह से कई बार क्या हो जाता है, मोनोपोलीज क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई और पर्सन उसका ना तो यूज़ कर सकता है ना ही उसे बना सकता है। तो इससे मोनोपोली क्रिएट हो जाती है और मोनोपोली क्रिएट होने से क्या होता है, फिर प्राइजेज हाई हो जाते हैं, उसके कंपटीशन कम हो जाता है और मार्केट में इनएफिशिएंसीज बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट आता है पेटेंट थिकेट्स एंड ओवरलैपिंग पेटेंट। तो कई इंडस्ट्रीज में क्या होता है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में मेनली जो कंसंट्रेशन है पेटेंट का वो काफ़ी सारे प्लेयर्स के पास होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेटेंट थिकेट हो जाती है। इसकी वजह से जो एक जैसे काफ़ी सारे पेटेंट क्रिएट हो जाते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है और जिसकी वजह से लीगल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है उनकी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड लिटिगेशन। तो आईपीआर्स को इन्फोर्स करने काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है होल्डर के लिए, उसे काफ़ी सारी अमाउंट्स पे करनी पड़ती है, फिर उसे रिन्यू भी करवाना पड़ता है, साथ में अगर कोई यूज़ करता है फिर उसे लिटिगेशन वगैरह में जाना पड़ता है। तो काफ़ी सारी कॉस्ट को फेस करना पड़ता है होल्डर को पेटेंट के। नेक्स्ट है शिफ्टिंग इनोवेशन एंड एक्सेस टू नॉलेज। अगर आप आईपीआर किसी एक को देकर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो इससे क्या होता है, फर्दर इनोवेशन नहीं हो पाती है उसके अंदर, आईपीआर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ना ही तो लोगों को उसकी नॉलेज मिल पाती है और ना ही उसमें कोई इनोवेशंस आ पाती हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एक्सेस टू नॉलेज एंड कल्चर। पब्लिक को एक्सेस नहीं मिल पाती क्योंकि आईपीआर की वजह से हर कोई उसका यूज़ नहीं कर पाता, हर कोई उसे समझ नहीं पाता कि है क्या चीज़, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या उसका प्रोसेस है, जिसकी वजह से लोगों को नॉलेज नहीं मिल पाती है, उसकी वाइडर एक्सेस नहीं होती है। इनइक्वालिटीज इन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनोवेशन। डेवलपिंग कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करती हैं आईपी प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि वो सारी आपकी आईपीआर होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रांटेड होता है, तो जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो उसे एक्वायर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से एक गैप आ जाता है रिच नेशन और पुअर नेशन का। ठीक है,
बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं प्राइवेट आईपीआर के? तो इंकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, जो भी पर्सन इनोवेशन करता है, अपनी कुछ क्रिएट करता है, वो उसे पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्वायर कर लेता है उसका, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर उसे कोई और यूज या चीट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है मॉनेटरी इंसेंटिव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उस आईपीआर से वो जो भी चीज़ उसने बनाई है उससे पैसा अर्न करता है और इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट एंड मिसयूज। कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिनका आईपीआर लेना जरूरी होता है क्योंकि उनका कोई अनऑथराइज्ड यूज ना हो या उनका कोई इन्फ्रिंजमेंट ना हो। नेक्स्ट आता है इंकरेजमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी वजह से रिसर्च और डेवलपमेंट में और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है, लोग नई नई चीज़ों को ढूंढते हैं, उसका आईपीआर करवाते हैं और उससे फिर अर्निंग करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ जॉब एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। इसकी वजह से जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। फोस्टरिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। आईपीआर प्रोटेक्शन की वजह से आपका इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है क्योंकि जो आईपीआर होता है वो आपके अक्रॉस द बॉर्डर भी अगर कोई उसे परचेज करना चाहता है तो कोई भी परचेज कर सकता है, रॉयल्टी पे कर सकता है और उसका यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कई बार कल्चरल हेरिटेज को भी बचाने के लिए उसका आईपीआर करवा लिया जाता है। नेक्स्ट है इंकरेजमेंट ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। एक पर्सन की जिसके पास आईपीआर है वो अपने आईपीआर को सेल करके रॉयल्टी लेकर अपने जो भी उनका इनोवेशन है, क्रिएशन है, उसे दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट एंड कॉमन गुड्स। इस यूनिट का जो ये लास्ट टॉपिक है, इंडिविजुअल राइट का होता है। इंडिविजुअल राइट का मतलब होता है कि किसी एक पर्सन को एंटाइटल दे देना, एक्सेस दे देना किसी भी चीज़ की, वो चीज़ कहलाती है इंडिविजुअल राइट। मतलब सिर्फ किसी एक पर्सन के पास उसका राइट होना, पर्सनल ऑटोनॉमी क्रिएट हो जाना। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मतलब वो पर्सन उसका कैसे भी यूज़ कर सकता है। कॉमन गुड क्या होते हैं? ऐसे गुड जो कि पूरी सोसाइटी के लिए होते हैं, किसी एक पर्सन के लिए नहीं होते, पूरी कम्युनिटी या सोसाइटी के होते हैं। उस कम्युनिटी या सोसाइटी के जो भी मेंबर होते हैं वो उसका किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं म्यूचुअली एग्रीमेंट के बेसिस पर। इंडिविजुअल राइट का फोकस किस चीज़ पर होता है? ऑटोनॉमी और फ्रीडम ऑफ ईच पर्सन पर होता है। इंडिविजुअल राइट पर्सनल लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रीडम ऑफ चॉइस पर फोकस करते हैं। वहीं कॉमन गुड्स होते हैं, उनका फोकस क्या होता है? वेलफेयर ऑफ एंटायर कम्युनिटी, कलेक्टिव वेलबींग एंड सोशल हार्मनी, सेफ्टी एंड इक्वलिटी। नेचर ऑफ राइट या फिर नीड क्या होता है? तो इंडिविजुअल राइट के अंदर नेगेटिव राइट होते हैं, मीन्स वो दूसरों से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, सिर्फ एक पर्सन के पास उसके राइट होते हैं, बाकी दूसरे लोगों को उसकी एक्सेस नहीं होती है। वहीं कॉमन गुड्स में क्या होता है? पॉजिटिव कंसेप्ट है, मतलब सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं कलेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, कलेक्टिव उनके पास राइट्स होते हैं। कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, तो इंडिविजुअल राइट के अंदर जो कन्फ्लिक्ट होता है वो कैसे होता है? इंडिविजुअल राइट होता है वो कॉमन गुड्स के साथ कन्फ्लिक्ट कर जाता है कई बार। वहीं जो कॉमन गुड्स होते हैं उनको द कॉमन गुड्स में रिक्वायर इंडिविजुअल टू लिमिट देयर पर्सनल फ्रीडम। कॉमन गुड्स चाहते हैं कि इंडिविजुअल गुड्स अपनी फ्रीडम को ख़त्म करें और इंडिविजुअल गुड्स चाहते हैं कि कॉमन गुड्स हमारे चीज़ों को यूज़ ना करें। तो वही चीज़ इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिर एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच और पब्लिक हेल्थ मेजर्स। गवर्नेंस और सोसाइटी का क्या रोल है? तो इंडिविजुअल राइट में गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करवाती है इंडिविजुअल राइट, वहीं जो कॉमन गुड्स होते हैं उनके बीच में बैलेंस क्रिएट करके रखती है गवर्नमेंट। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है? तो इंडिविजुअल राइट किसके थ्रू आए हैं? लिबरलिज्म, जो कि थ्योरी दी थी जॉन लॉक की और जीन जैक्सन ने, इनके थ्रू ये क्रिएट करा गया इंडिविजुअल राइट। वहीं जो कॉमन गुड्स का है वो एलेजेडायर, मैक्लाइंटर एंड मिकेल सैंडल के थ्रू क्रिएट करा गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। आपकी जो यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है लीगल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर कवर करनी है? तो इकोनॉमिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फंक्शनिंग ऑफ मार्केट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस मेजर्स एंड देयर एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। Introduction to economics of contract law. तो contract law is a critical component of legal and economic system influencing the way individual, organization and business interact in the marketplace. कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है? ये एक फ्रेमवर्क है जो कि क्या बताता है कि कोई इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एक दूसरे के साथ मार्केट के अंदर किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। It provides the legal framework for agreement between parties ensuring that promise made during transaction are legally enforceable.
ये क्या करता है, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है एग्रीमेंट को, जो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट बनता है उसे एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है कि उन्हें अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, जो कि एक लीगली इन्फोर्सेबल ट्रांजैक्शन बन जाती है। In broader sense, the economic contract of law examine how legal principles such as formation, performance and enforcement of contract influence economic transaction। अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ क्या बताता है कि लीगल प्रिंसिपल हैं जो जैसे कि फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस और एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये किस तरीके से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है और रिसोर्सेज के एलोकेशन को हेल्प करता है इकोनॉमी के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ के अंदर क्या क्या आपके की कंसेप्ट आ जाते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी इन कॉन्ट्रैक्ट, तो जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर वो आता है आपका एफिशिएंसी ऑफ लीगल सिस्टम। अगर एक एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है जिसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है के अंदर जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो वो एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट आपका कहलाता है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑकर व्हेन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन वे दैट बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल। एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी तब कहलाई जाती है जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जिसके अंदर जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उसके रिसोर्सेज, उसके वजह से जो सोसाइटी है उसे भी बेनिफिट हो उसके रिसोर्सेज से, तब वो एक एफिशिएंसी इन कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑल्सो प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर पार्टी टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है वो पार्टीज को इंसेंटिव भी प्रोवाइड करवाता है जिससे वो अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकें। दीज इंसेंटिव आर इसेंशियल टू मेंटेनिंग ट्रस्ट इन बिजनेस रिलेशनशिप एंड इंश्योरिंग दैट पार्टीज आर मोटिवेटेड टू ऑनर एग्रीमेंट। जो ये इंसेंटिव होते हैं ये बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने में हेल्प करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो पार्टी है वो मोटिवेट रहे एग्रीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है रिस्क एलोकेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो अ टूल फॉर एलोकेटिंग रिस्क बिटवीन पार्टीज। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, पार्टीज के बीच में रिस्क भी एलोकेट हो जाता है। इन मैनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिस्क इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कॉन्ट्रैक्ट लॉ हेल्प इन डिटरमाइनिंग हाउ रिस्क शुड बी शेयर्ड और ट्रांसफर्ड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। जो रिस्क होता है वो एक पार्ट होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का, तो जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है वो हेल्प करता है कि किस तरीके से रिस्क को शेयर करना है या ट्रांसफर करना है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में। नेक्स्ट है एनफोर्समेंट एंड रेमेडीज। तो द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियल टू द इकोनॉमिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। द इफ पार्टीज आर अलाउड टू वर्क away from contract without consequences, the effectiveness of contract law and the incentive to perform would be undermined. Legal remedies such as damages, specific performance and restitution provide the necessary tool to enforce agreement and compensate injured parties. जो इन्फोर्समेंट है वो और रेमेडीज़ है वो किस तरीके से देखी जाती है कि अगर किसी भी तरीके की कोई रेमेडी नहीं होगी, कोई इन्फोर्समेंट नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट की, तो कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी। तो इसीलिए लीगल रेमेडीज़ दी गई हैं जैसे कि डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रिस्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें टूल्स हैं जो प्रोवाइड करे गए हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सही तरीके से इन्फोर्स होता है और जो इंजर्ड पार्टी होती है अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर उसे कंपनसेशन भी मिल जाता है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑल्सो एड्रेस द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरिंग दैट एग्रीमेंट आर मेड इन अ वे दैट लीगली बाइंडिंग। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर भी ध्यान देता है कि एक ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट बने जो कि लीगली बाइंड हो। अ कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली रिक्वायर एन ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। एक कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऑफर की, एक्सेप्टेंस की, कंसिडरेशन की और एक इंटेंशन की, आप एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो। The law ensure that these elements are present and if they are not, the contract may be unenforceable। तो जो लॉ है वो ये इंश्योर करता है कि ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और अगर ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो एक लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ मार्केट की। जो मार्केट की फंक्शनिंग है उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या रोल है। तो डिफाइनिंग राइट एंड ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन द टर्म अंडर विच पार्टीज आर एंगेज इन ट्रांजेक्शन। दे स्पेसिफाई द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टी इंश्योरिंग दैट ऑल इन्वॉल्व्ड अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि पार्टीज को कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, जिससे क्या होता है पार्टीज को समझ में आता है कि किस पार्टी से क्या चीज़ एक्सपेक्ट करी जा रही है, क्या चीज़ उससे परफॉर्म करनी है एक ट्रांजैक्शन के अंदर।
नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। तो वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल। जो सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या होता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे लीगली इन्फोर्सेबल बनाए। इफ वन पार्टी फेल्स टू मीट देयर ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टी कैन सीक लीगल डैमेज थ्रू द कोर्ट। अगर एक पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करने में तो दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो लीगल रेमेडीज लेकर कोर्ट में जा सकती है। This ensures that party have the incentive to perform their obligation knowing there are legal consequences for non-performance। तो इससे क्या होता है, पार्टीज प्रमोट होती हैं, मतलब पार्टीज को मोटिवेट रहती हैं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, और अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं करा तो नॉन परफॉर्मेंस के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एंटरिंग इनटू द नेगोशिएटिंग एंड एनफोर्सिंग एन एग्रीमेंट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जो कि आप एक एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए इनकर करते हो। वेल डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस दिस कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर ट्रांजैक्शन। एक जो वेल डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि जो पूरा स्ट्रक्चर होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो पहले से डिफाइन हो रखा होता है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रमोट ट्रस्ट बिटवीन पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, पार्टीज के बीच में ट्रस्ट को प्रमोट करता है। When individual and business enter into a contract, they know that the terms are protected by law। जब भी कोई इंडिविजुअल या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है तो उसे पता होता है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये लॉ प्रोटेक्ट करता है इस कॉन्ट्रैक्ट को। दिस लीगल प्रोटेक्शन फोस्टर कॉन्फिडेंस एंड encourage ट्रांजेक्शन दैट माइट नॉट अदरवाइज occur। तो इससे क्या होता है, लीगल प्रोटेक्शन की वजह से जो पार्टीज होती हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और जो ट्रांजेक्शन होती है वो भी इनकरेज होती है कि ये इसको तो लॉ प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है इनेबलिंग मार्केट स्पेशलाइजेशन एंड इनोवेशन। तो स्पेशलाइजेशन इन मार्केट इज मेड पॉसिबल थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एज दे बिजनेस इनेबल एंड इंडिविजुअल टू एंगेज इन एक्टिविटी दे मे नॉट हैव द रिसोर्सेज टू हैंडल ऑन देयर ओन। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मार्केट के अंदर स्पेशलाइजेशन आती है, क्योंकि जो बिजनेस और इंडिविजुअल हैं वो अकेले किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जिसके अंदर रिस्क हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की मदद से स्पेशलाइजेशन आ जाता है। By entering into contract, companies can outsource part of their operations such as manufacturing, distribution और R&D। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने काफ़ी सारे ऑपरेशंस को आउटसोर्स कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाकर। नेक्स्ट आता है रिस्क एलोकेशन एंड मैनेजमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट आर एसेंशियल इन एलोकेटिंग रिस्क बिटवीन पार्टीज इन अ ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट की मदद से ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी रिस्क इन्वॉल्व होता है वो पार्टीज के बीच में एलोकेट हो जाता है। दे प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग रिस्क एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी। और वो फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करवाते हैं कि एक अनसर्टेनिटी को लेकर जो रिस्क है वो किस तरीके से एड्रेस करना है। नेक्स्ट आता है इनहांस मार्केट लिक्विडिटी। तो इन फाइनेंशियल मार्केट कॉन्ट्रैक्ट लाइक डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हेल्प enhance market liquidity by allowing participating to buy or sell asset without needing to own the underlying asset directly। कॉन्ट्रैक्ट की मदद से क्या होता है, जैसे कि कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको मार्केट लिक्विडिटी बनी रहती है, मतलब आप बिना किसी एसेट को होल्ड करे भी कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें बाय और सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनेबलिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड है लीगल फ्रेमवर्क फॉर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विच आर एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ मार्केट। कॉन्ट्रैक्ट की मदद से आपका एक ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट होता है जो कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के लिए एसेंशियल होता है, जो कि मार्केट के स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हेल्प बिजनेस प्लान फॉर फ्यूचर बाय गारंटिंग अ सर्टेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बिजनेसेस की हेल्प करते हैं एक तरीके की सप्लाई क्रिएट करने में गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है। Now next is incomplete contract. A incomplete contract is a contract that leaves some term unspecified either intentionally or unintentionally because the parties cannot foresee all the future contingency or because doing so would be too costly। एक इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कुछ टर्म्स को स्पेसिफाई ना करा जाए, चाहे इंटेंशनली तरीके से चाहे अनइंटेंशनली तरीके से। और ऐसा क्यों करा जाता है, क्योंकि या तो पार्टीज वो कंटिजेंसी देख नहीं पाती हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, या फिर उसे करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो, तो इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। द कंसेप्ट इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेंटर थीम इन कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर्टिकुलरली इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक लॉ एंड बिजनेस। व्हाट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट को हम इनकम्प्लीट कब कहेंगे। नंबर 1 आता है अनस्पेसिफाइड टर्म। तो द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द राइट और ऑब्लिगेशन फॉर सर्टेन कंटिजेंसी ऑफ फ्यूचर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। की कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चीज़ों के बारे में स्पेसिफाई ना करा गया हो कि फ्यूचर में राइट और ऑब्लिगेशन क्या होने वाले हैं।
नेक्स्ट है अनफोर्सिन कंटीजेंसी, तो फ्यूचर इवेंट दैट वर अनफोर्सेबल और टू कॉस्टली टू इंक्लूड इन द कॉन्ट्रैक्ट मे बी लेफ्ट अपॉन एंडेड। ऐसे इवेंट जो कि अनफोर्सेबल है, मतलब इन्हें या तो हम एज्यूम भी नहीं कर सकते या फिर उन्हें एज्यूम मतलब इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो फिर ऐसी चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और वो इनकम्प्लीट रह जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रीनेगोशिएशन, तो सम कॉन्ट्रैक्ट आर इंटेंशनली इनकम्प्लीट टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रीनेगोशिएशन एज सर्कमस्टांसेस चेंज। कुछ कॉन्ट्रैक्ट को इंटेंशनली तरीके से इनकम्प्लीट छोड़ा जाता है जिसकी वजह से क्या हो सके, उस कॉन्ट्रैक्ट को फ्लेक्सिबल बनाया जा सके कि अगर आगे रीनेगोशिएशन की ज़रूरत पड़े तो हम रीनेगोशिएट कर सके। दिस फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प द पार्टी अडेप्ट द न्यू इन्फॉर्मेशन और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, जो आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन है या जो भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं आप उन्हें अडेप्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है वेगनेस इन टर्म, तो द लैंग्वेज यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट में भी वेग और सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, तो जो या फिर जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो काफ़ी वेग लैंग्वेज है, आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। इम्प्लीकेशंस क्या क्या होती हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की, तो रीनेगोशिएशन एंड एडेप्टेबिलिटी, तो जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी वजह से मदद से आप रीनेगोशिएट कर सकते हैं, काफ़ी सारी जो अनफोर्सिन कंटिजेंसी हैं जो अभी अराइज नहीं हुई हैं उनको लेकर पार्टीज़ को अपनी जो टर्म्स होती हैं उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग और काफ़ी सारे दूसरे फैक्टर के अकॉर्डिंग जो कि वो एंटिसिपेट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाता है। और क्या होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हैगा या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे इंटरप्रिटेशन की जरूरत है जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट अराइज हो सकता है पार्टीज के बीच में कि एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर रही है और दूसरी पार्टी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रही है। द रोल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बिकम क्रूशियल इन रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट स्टेमिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, तो इस तरीके के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो होता है मैकेनिज्म उसका यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, तो इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग कस्टमाइज ऑफन ऑकर, काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें रिलेशनशिप के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करी जाती है, ये सारी चीज़ें ऑकर हो जाती हैं, तो दीज इन्वेस्टमेंट कैन मेक इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली अपफ्रंट, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम एक साथ में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, एज पार्टी में नीड फ्लेक्सिबल एडजस्टेड टर्म टू अकाउंट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाता है जिससे आगे चलकर इन कॉन्ट्रैक्ट को फ्लेक्सिबल बनाया जा सके और न्यू इन्वेस्टमेंट और चेंजेस के अकॉर्डिंग इसे अडेप्ट किया जा सके। नेक्स्ट आता है opportunistic behavior, तो incomplete contract can create opportunity for opportunistic behavior where one party exploit the weakness or gaps in the contract for their benefit। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हैं कि एक पार्टी अगर चाहे तो उसकी वेगनेस को समझकर इंटरप्रीट कर कर अपना बेनिफिट ले सकती है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट क्लियर ऑन हाउ टू हैंडल द स्पेसिफिक सिचुएशन वन पार्टी में अटेम्प्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये नहीं बताया गया है कि आपको सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, तो एक पार्टी जिसे समझ में आ रहा है किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है वो उसका एडवांटेज ले सकती है, लीडिंग टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड पोटेंशियल कॉस्ट लीगल बैटल्स, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है आपका ट्रस्ट ब्रीच हो जाता है पार्टीज के बीच में और लीगल कॉस्ट भी उन्हें लगती है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्बिगिटी एंड इन्फोर्समेंट, तो एम्बिगिटी इन इनकम्प्लीट मेक इट इन्फोर्समेंट डिफिकल्ट, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है उनमें एम्बिगिटी होती है तो इसकी वजह से उनकी इन्फोर्समेंट डिफिकल्ट हो जाती है। कोर्ट्स और आर्बिट्रेटर ऑफन हैव टू इंटरप्रेट द अनक्लियर प्रोविजन बेस्ड ऑन जनरल लीगल प्रिंसिपल, और कोर्ट्स को और आर्बिट्रेटर्स को क्या करना पड़ता है उन प्रोविजन को जनरल तरीके से समझना पड़ता है। Now next is efficient contract, तो an efficient contract is often one that maximize surplus the combined benefit to both party involved and minimize the transaction cost। एक एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर जो आपका बेनिफिट है वो दोनों पार्टी को और जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम से कम लगे, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है आपका एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इंश्योर दैट द आउटकम ऑफ द एग्रीमेंट आर ऑप्शनल बोथ इन टर्म ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड रिस्क शेयरिंग, और जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम आएगा वो ऑप्शनल होगा या तो रिसोर्स एलोकेटिंग के टर्म्स में या रिस्क शेयरिंग के टर्म्स में। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट की, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सरप्लस, मतलब जो भी आपका सरप्लस आएगा वो मैक्सिमाइज होगा, तो इसके अंदर आपका पेरेटो एफिशिएंसी का कंसेप्ट लगता है जो कि क्या कहता है आउटकम वेयर इट इज़ पॉसिबल टू मेक वन पार्टी बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर पार्टी वर्स ऑफ, कि ऐसा ना हो कि एक पार्टी का बेनिफिट हो दूसरी का नुकसान हो। इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट वन दैट मैक्सिमाइज द टोटल सरप्लस क्रिएटेड बाय एक्सचेंज बिटवीन दी पार्टी।
नेक्स्ट आता है मिनिमाइज ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो एक एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जिसके अंदर आपकी कम से कम ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगे, चाहे वो नेगोशिएशन से लगे, ड्राफ्टिंग से लगे, इन्फोर्समेंट में लगे, कहीं पे भी लगे, वो कम से कम ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगे। नेक्स्ट आता है क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। तो एक एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट का जो की फीचर होता है वो यही होता है कि उसकी जो भी टर्म्स होती हैं वो क्लियर होती हैं और कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरीके की कोई एम्बिगिटी नहीं होती है, ना ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इसकी वजह से ना ही कोई डिस्प्यूट होगा और जो दोनों पार्टीज होंगी वो उन्हें पता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वो वही काम करेंगी। नेक्स्ट आता है रिस्क एलोकेशन एंड इंसेंटिव। तो एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो रिस्क होता है वो अप्रोप्रिएटली एलोकेट होता है पार्टीज के बीच में। किसी भी तरीके का कोई अनफेयरली रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाता है, जिसकी वजह से बाद में कोई भी दिक्कत आए। और जो इंसेंटिव होते हैं परफॉर्मेंस के, वो भी एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज की परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिवाइड करे जाते हैं उनके बीच में। नेक्स्ट आता है एडेप्टेबिलिटी ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो एफिशिएंसी ऑफन रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी स्पेशली इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वेयर फ्यूचर कंटीजेंसी आर नॉट फुली प्रिडिक्टेबल। जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, उनके अंदर एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर हम कंटीजेंसी को जिस टाइम पर हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस टाइम पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। तो टू बी एफिशिएंट अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को कैसा होना चाहिए, एन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो ये इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को। एक एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन कम कॉस्ट कम होती है और बेनिफिट ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और ट्रेड बढ़ जाता है। रिड्यूस लीगल कॉस्ट एंड डिस्प्यूट। इसकी वजह से जो भी आपके लीगल कॉस्ट होती है, जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एम्बिगिटी नहीं होती है, किसी भी तरीके की टर्म की एम्बिगिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो आपकी लीगल कॉस्ट होती है वो पूरी तरीके से बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है प्रमोट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये प्रमोट करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को। तो कॉन्ट्रैक्ट दैट आर एफिशिएंट फ्लेक्सिबल एंड फेयर हेल्प बिल्ड लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एफिशिएंट होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, फेयर होते हैं, इनकी वजह से लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है। जब दोनों पार्टी सेटिस्फाई होती है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रिलाई कर लेती हैं, तो वो दोबारा से बिजनेस करती हैं और पार्टनरशिप दोबारा से क्रिएट करती है और वो इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन। तो एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट हेल्प बिजनेस एलोकेट रिसोर्सेज। जो एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बिजनेसेस की हेल्प करते हैं रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए एक इफेक्टिव मैनर में। वो एक दूसरे के पार्टी के कंट्रीब्यूशन को वैल्यूड करते हैं और एक्सचेंज क्रिएट करते हैं कि जो भी पॉसिबल वैल्यूज आए वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मिले, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले पार्टीज को, दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट आता है डैमेजेस मेजर एंड देयर एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज। तो इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड टॉर्ट लॉ डैमेजेस आर की रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रॉन्गफुल एक्ट। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है या कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके लिए डैमेजेस की रेमेडी होती है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अवार्डिंग डैमेजेस इज टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय ब्रीच और टॉर्चियस एक्ट। जो डैमेजेस होते हैं उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि जो पार्टी इंजर्ड हुई है कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करने की वजह से उसे कंपनसेट किया जा सके। aiming to restore the party to position they would have in the contract have been performed or tort not occurred। और पार्टी को इस सिचुएशन में लेकर आना कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ना हुआ होता या फिर टॉर्ट ना हुआ होता तो जिस कंडीशन में पार्टी होती है उस कंडीशन तक पार्टी को पहुंचाना है, यही पर्पस होता है डैमेजेस का। डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं, पहला आता है कंपनसेटरी डैमेजेस। तो इस डैमेज का इंटेंशन क्या होती है कि जो इंजर्ड पार्टी है उसे कंपनसेट करना जो उसे एक्चुअल लॉस हुआ है उस लॉस के लिए। इसका गोल क्या होता है कि पार्टी को उस पोजीशन में पहुंचाना, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ होता सही तरीके से तो वो किस पोजीशन में होती है उस पोजीशन तक पार्टी को पहुंचाना। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पलरी डैमेजेस। तो जो ये डैमेजेस होते हैं वो कब दिए जाते हैं, जब डिफेंडेंट जो है वो ग्रॉसली नेग्लेंट होता है या मेलिशियस होता है, तब ये डैमेजेस दिए जाते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, जो रॉन्ग डूअर है या जो डिटर है उसे पनिश करना इसका पर्पस होता है। वाइल प्यूनिटिव डैमेजेस आर मोर कॉमन इन टॉर्ट लॉ, दे आर रेयरली यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये वाले जो टाइप के डैमेजेस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में नहीं दिए जाते हैं। नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं कि अवॉर्डेड व्हेन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज ओकर्ड बट नो एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस हैज बीन सफर्ड। नॉमिनल डैमेजेस कब दिए जाते हैं, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो लेकिन किसी भी तरीके का कोई लॉस ना हो तो आपको नॉमिनल डैमेजेस दिए जाते हैं।
ये कोई भी सिंबॉलिक गेस्चर हो सकता है या किसी भी तरीके का कोई नॉमिनल अमाउंट हो सकता है। नेक्स्ट आता है लिक्विडेट डैमेजेस। तो दीज आर प्री डिटरमाइंड अमाउंट एग्रीड अपॉन बाय द पार्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। दे आर सेट टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ लॉस दैट वुड ऑकर इन द इवेंट ऑफ ब्रीच। लिक्विडेट डैमेजेस आर इन्फोर्सेबल इफ देयर आर रीजनेबल एंड नॉट कंसिडर्ड एज पेनल्टी। लिक्विडेट डैमेजेस क्या होते हैं, पहले से एक अमाउंट डिसाइड कर ली जाती है कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगी तो उसे ये डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, तो वो कहलाते हैं आपके लिक्विडेट डैमेजेस। रिस्टेशनरी डैमेजेस क्या होते हैं, दीज आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट द रॉन्ग डूअर फ्रॉम बीइंग अनजस्टली एनरिच्ड बाय द ब्रीच और टॉट। दे फोकस ऑन रिटर्निंग द बेनिफिट दैट द रॉन्ग डूअर हैज रिसीव टू इंजर्ड द पार्टीज। रिस्टेशनरी डैमेजेस क्या होते हैं, जो रॉन्ग डूअर को किस लिए होते हैं कि रॉन्ग डूअर कोई भी गलत ब्रीच ना करे, उसके लिए क्रिएट करे जाते हैं कि अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा तो उसे ये डैमेजेस फेस करने पड़ेंगे, तो वो कहलाते हैं आपके रिस्टेशनरी डैमेजेस। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं डैमेजेस की। तो टू अंडरस्टैंड द एफिशिएंसी प्रॉपर्टी ऑफ डैमेजेस टू इट इज एसेंशियल टू कंसीडर हाउ द लीगल सिस्टम यूज डैमेज टू इंसेंटिवाइज एफिशिएंट बिहेवियर इन द मार्केट। एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए क्या जरूरी है कि लीगल सिस्टम किस तरीके से डैमेजेस को इंसेंटिवाइज करता है कि मार्केट के अंदर एफिशिएंट बिहेवियर बना रहे। तो पहला आता है इसके अंदर जो एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज है उसमें इंसेंटिवाइजिंग परफॉर्मेंस। तो डैमेजेस शुड इंसेंटिवाइज कॉन्ट्रेक्चुअल परफॉर्मेंस। डैमेजेस कैसे होने चाहिए, जिनकी वजह से कॉन्ट्रेक्चुअल परफॉर्मेंस परफॉर्म की जाए, ऐसे होने चाहिए। द आइडिया इज दैट इफ डैमेज आर सेट अप्रोप्रिएटली दे विल इनकरेज पार्टी टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन। अगर डैमेजेस सही तरीके से यूज करे जाएंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि जो पार्टीज हैं वो अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को सही तरीके से परफॉर्म करेंगी। नेक्स्ट आता है डिटरेंस ऑफ ब्रीच। तो डैमेजेस शुड डिस्करेज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्चियस एक्शन बाय मेकिंग द कॉस्ट ऑफ ब्रीचिंग हायर देन द कॉस्ट बेनिफिट ड्राइव्ड फ्रॉम इट। अगर डैमेजेस ऐसे होने चाहिए जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्करेज करें, मतलब उनमें कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए या ऐसी कॉस्ट होनी चाहिए जो कि हायर हो, जो कि बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से आएगा उससे ज़्यादा हो, तो फिर उस केस में पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डैमेजेस शुड रिफ्लेक्ट द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डैमेजेस के अंदर जो आपका रिसोर्सेज का एलोकेशन होना चाहिए वो एफिशिएंटली तरीके से होना चाहिए। मीन्स दे शुड कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी फेयरली विदाउट लीडिंग टू एक्सेसिव ओवर कंपनसेशन और अंडर कंपनसेशन। कि जो पार्टीज इंजर्ड हुई है उसे जितना उसे डैमेज हुआ है उतना ही कंपनसेशन मिले, ना ओवर कंपनसेशन मिले ना अंडर कंपनसेशन मिले। नेक्स्ट आता है इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट। तो वेल कैलिब्रेटेड डैमेजेस इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन प्रिकॉशनरी मैनर। जो अच्छे डैमेजेस होते हैं वो इन्वेस्टमेंट को प्रिकॉशनरी मैनर में देखते हैं कि किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट को डैमेजेस को इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी जो ये यूनिट नंबर 3 है इसकी भी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट। नंबर 4 है जिसका नाम है लॉ एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन एज अ टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस यूनिट को सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें इस यूनिट के अंदर कवर करनी है, तो एंटी ट्रस्ट लॉ, कॉम्पिटिशन पॉलिसी, लीगल प्रोसेस, लिटिगेशन, इट्स कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, बेनिफिट ऑफ लीगल सर्टेनिटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्राइमली ड्रिवन बाय एफिशिएंट यूज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लीगल सिस्टम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस दिस प्रोसेस बाय एनफोर्सिंग प्रॉपर्टी राइट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोवाइडिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। क्या बोला है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे बड़ा ड्राइवन है किस चीज़ का, कि जो लीगल सिस्टम है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो प्रॉपर्टी राइट से, कॉन्ट्रैक्ट से और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म से। द प्रेजेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ पोस्टर एंड एनवायरमेंट कंडक्टिव टू इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इनोवेशन। जब रूल ऑफ लॉ प्रेजेंट होते हैं किसी भी इकोनॉमी में तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और इनोवेशन सही तरीके से कंडक्ट होती हैं। लॉ का क्या रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी राइट एंड लीगल प्रोटेक्शन। अगर जो आपके प्रॉपर्टी राइट है वो क्लियर और इन्फोर्सेबल होंगे किसी इकोनॉमी के अंदर, तो इससे क्या होगा, जो बिजनेस हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास लीगल राइट रहेगा कि वो किसी प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी डर के, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और रिसोर्सेज का एलोकेशन अच्छे तरीके से होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक और क्रूशियल एलिमेंट होता है किसका, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका। अगर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट लॉ होगा, कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट सही तरीके से होगी तो पार्टीज के बीच में एक अच्छा एग्रीमेंट बनेगा, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का रिस्क जो होता है वो कम हो जाएगा और प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ मार्केट एंड कंपटीशन। तो जो लॉ है वो मार्केट्स को रेगुलेट करता है। एंटी ट्रस्ट लॉ हैं, काफ़ी सारे लेबर लॉज हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि मार्केट में कंपटीशन बना रहे, किसी की भी मोनोपोली ना हो,
फेयर कंपटीशन और कंज्यूमर को वेलफेयर मिलता रहे। नेक्स्ट आता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो लॉ है वो एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, पेटेंट प्रोटेक्शन, ट्रेडमार्क राइट और ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा के। इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल और फर्म है वो प्रॉफिट में रहती है, इनोवेशन के करती रहती हैं और उन्हें किसी भी तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का डर नहीं रहता है, जिससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन और ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो अगर एक अच्छा लीगल इंस्टीट्यूशन होगा तो जो डिस्प्यूट है वो अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी और ज़्यादा प्रमोट होंगी, जिससे लोगों को किसी भी तरीके का डर नहीं रहेगा कि अगर हमारा कोई इशू हो जाता है तो उसे सॉल्व कैसे करा जाएगा। नेक्स्ट है सोशल स्टेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। अगर एक अच्छा लीगल सिस्टम होगा तो वो क्या करता है, सोशल ऑर्डर बना के रखता है और लीगल सर्टेनिटी को और ज़्यादा बढ़ावा देता है, जिससे क्या होता है बिजनेस और कॉन्फिडेंस के साथ ऑपरेट होते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी जो है लॉ की और इन्फोर्समेंट ऑफ राइट है, उससे क्या होता है आपका रिस्क कम हो जाता है। जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ रिस्क एसोसिएट होता है वो रिस्क कम हो जाता है, लोगों का भरोसा लॉस के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी ट्रस्ट लॉ एंड कंपटीशन पॉलिसी क्या है इंडिया के अंदर। तो जो एंटी ट्रस्ट लॉ हैं उन्हें ही कंपटीशन लॉ बोला जाता है। ये क्या है, ये रेगुलेशन रहेंगी जो कि किस चीज़ को प्रमोट करती हैं कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बना रहे, किसी भी तरीके की कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी ना हो। दीज लॉ आर डिजाइन टू प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। ये किस लिए बनाए गए हैं, जिससे किसी भी तरीके से मार्केट के अंदर किसी एक ब्रांड की या एक पर्सन की मोनोपोली क्रिएट ना हो। इन इंडिया कॉम्पिटिशन लॉ प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन। इंडिया के अंदर कॉम्पिटिशन लॉ है वो फेयर कॉम्पिटिशन करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये कंज्यूमर के वेलफेयर को प्रोटेक्ट करके रखता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को कम करके। अब एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में क्या आ जाते हैं, जैसे प्राइस फिक्सिंग आ गई, एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट मार्केट पोजीशन हो गया, मर्जर और एक्विजिशन हो गया। इन सारी चीज़ों से बचा के रखता है ये मार्केट के प्लेयर्स को, जिसकी वजह से कोई भी मोनोपोली क्रिएट नहीं हो पाती है। जो कंपटीशन लॉ है वो किसके थ्रू गवर्न होते हैं, तो द कंपटीशन एक्ट 2002 है वो गवर्न करता है सारी कंपटीशन पॉलिसी, कंपटीशन लॉ को, जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है, तो ये इसने जो कंपटीशन एक्ट 2002 था इसने रिप्लेस करा था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट 1969 को, और ये ही फाउंडेशन हैगी इस कंपटीशन पॉलिसी की जो आज के टाइम पर इम्प्लीमेंट हो रखी हैं। जो MRTP एक्ट था वो ज़्यादा फोकस्ड था, मोनोपोलीज को ख़त्म करता था, वहीं जो न्यू लॉ है उसका स्कोप ब्रॉडर है, वो वेरियस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को एड्रेस करता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बेनिफिट के लिए। नाउ नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 की 2002 का जो कंपटीशन एक्ट था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था क्या, तो पहला था प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होती थी उनके जो भी एग्रीमेंट हो उनको प्रिवेंट करना। नेक्स्ट है प्रोहिबिट एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कोई भी पर्सन डोमिनेंट पोजीशन, कोई भी फर्म या कंपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत यूज ना करे। रेगुलेट कॉम्बिनेशन, मर्जर और एक्विजिशन को रेगुलेट करना। प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन, जो भी कॉम्पिटिशन हो उसे प्रमोट करना और सस्टेन करके रखना। अब देखिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ। तो पहला है प्रमोट फेयर कंपटीशन। एंटी ट्रस्ट लॉ है वो फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है, किसी को मोनोपोली क्रिएट नहीं करने देता है। नेक्स्ट है इनकरेज इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर होते हैं जब उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि काफ़ी सारे लॉज हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमारे को प्रोटेक्शन प्रिवेंशन दे रहे हैं, सेफगार्ड दे रहे हैं, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट करने में भी एनकरेजमेंट दिखाते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर वेलफेयर। इससे कंज्यूमर को भी वेलफेयर होता है, लो प्राइसेस पर चीज़ें मिलती हैं, बेटर क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं उनके पास। नेक्स्ट है मार्केट एफिशिएंसी। इससे मार्केट की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है क्योंकि कोई भी मोनोपोलिस्टिक नहीं होता है तो उसमें सप्लाई और डिमांड बनी रहती है मार्केट के अंदर, जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा लीगल प्रोसेस, नेचर एंड इफेक्ट ऑफ लिटिगेशन। लीगल प्रोसेस को ही हम लिटिगेशन कहते हैं। लिटिगेशन होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा जाता है एक जुडिशियल सिस्टम के थ्रू, जहाँ पर पार्टीज़ को अपने राइट्स को इन्फोर्स करने और डिफेंड करने का राइट होता है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। जो लिटिगेशन है उसका एक सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट होता है किसके ऊपर, लीगल प्रोसेस के ऊपर, और ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है लोगों को जस्टिस दिलाने में और केसेस को अपहोल्ड करने में। जो लिटिगेशन है उसके अंदर आपके काफ़ी सारे फॉर्मल प्रोसीजर होते हैं
उसको कई सारे इफ़ेक्ट होते हैं जो कि उसके जिस भी पार्टी को कोई नुकसान हुआ होता है उसे रिज़ॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं उससे। ये काफ़ी ब्रॉडर चीज़ है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर आपके लीगल, इकोनॉमिक और सोशल तीनों तरीके की चीज़ें कवर करी जाती हैं। उनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं उन्हें रिजॉल्व करा जाता है। नेचर क्या होता है लिटिगेशन का, तो सबसे पहले ये एडवर्सियल सिस्टम है। तो लिटिगेशन को हम एडवर्सियल सिस्टम कहते हैं, जहाँ पर दो अपोजिंग पार्टी होती हैं, एक होती है प्लेंटिफ, एक होती है डिफेंडेंट। इसके अंदर जो जज होता है वो डिसीजन लेता है एविडेंस और लॉ के बेसिस पर। इसका प्राइमरी एम क्या होता है कि फेयरनेस रहे, दोनों साइड की जो पार्टी हैं उनके आर्गूमेंट को सुना जाए, उनके चैलेंजेस को सुना जाए और एक सही डिसीजन दिया जाए। नेक्स्ट है ये एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है। तो जो लिटिगेशन है वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को फॉलो करता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है, फिर आपको समन इशू होता है, उसकी डिस्कवरी होती है, एक्सचेंज ऑफ एविडेंस होते हैं, फाइलिंग मोशन होता है और अटेंडिंग हियरिंग होता है। ये इसका एक कंप्लीट प्रोसीजर है जो कि सिविल प्रोसीजर कोड या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट है कोर्ट की इंटरवेंशन होती है। लिटिगेशन के अंदर जो कोर्ट है वो एक न्यूट्रल आर्बिटर का रोल प्ले करता है। मतलब ये किसी भी साइड से नहीं होता है, दोनों की बातें सुनते हैं और उसके बेसिस पर डिसीजन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ये एक बाइंडिंग जजमेंट है। इसका ये एक सबसे अच्छा फीचर है कि जो भी जजमेंट होता है वो बाइंडिंग होता है। मतलब जो भी पार्टी डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वो उन्हें मानना ही मानना पड़ता है, उसे वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन लीगल राइट। जो ये है लीगल राइट के ऊपर फोकस करता है लिटिगेशन, और किसी भी तरीके की कोई रॉन्ग डूइंग नहीं होने देता है। इसका एम होता है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, एप्लीकेशन जो फाइल हुई है उसे कम्प्लीटली पूरा करवाना। स्टेजेस क्या क्या होते हैं लिटिगेशन की? सबसे पहले फाइलिंग अ लॉ सूट। आपको एक कंप्लेन फाइल करनी होती है जिसके अंदर प्लेंटिफ या कंप्लेन को फाइल करता है। फिर उसके बाद समन इशू होता है कोर्ट की साइड से कि जो डिफेंडेंट पार्टी है उसे ऑर्डर दिया जाता है कि आपको ये एक तरीके से आपके अगेंस्ट ये केस फाइल करा गया है। नेक्स्ट है प्री ट्रायल प्रोसीजर होता है। इसके अंदर डिस्कवरी होती है, दोनों के एविडेंसेस को देखा जाता है, केस को समझा जाता है। फिर ट्रायल राउंड होता है जिसके अंदर दोनों को बुलाया जाता है अपने अपने एविडेंस लेकर, अपने अपने विटनेस लेकर, और जहाँ पर लीगल आर्गूमेंट होती है। और लास्ट में आपका जजमेंट आता है। जजमेंट आने के बाद जो भी जजमेंट होता है वो दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ता है। और एक अपील होती है कि अगर कोई भी पार्टी उस जजमेंट से डिससेटिस्फाइड है तो वो हाई कोर्ट, उससे हायर कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। लिटिगेशन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आता है लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, फाइनलिटी ऑफ लीगल राइट। जो भी लीगल राइट होता है, मतलब एक फाइनल रिजोल्यूशन मिल जाता है कि जो केस है उसके अंदर किसको ये राइट मिलना है। फिर प्रेसिडेंट, जो भी लीगल प्रेसिडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। इन्फोर्समेंट ऑफ जजमेंट, जो कोर्ट है उनके पास पूरी पावर होती है कि जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो उसे इन्फोर्स करवा सके। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन आती है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है ये दोनों पार्टीज़ के लिए, क्योंकि इसके अंदर कोर्ट फी और अटॉर्नी फ़ी और काफ़ी सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से एक एक्सपेंसिव प्रोसेस बन जाता है। मॉनेटरी रेमेडीज मिलती है। अगर प्लेंटिफ जीत जाता है केस को तो उससे डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं, डिफेंडेंट वो डैमेजेस सारे पे करता है। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, लिटिगेशन का बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, पब्लिक रेपुटेशन के ऊपर और मार्केट शेयर के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, रेवेन्यू कम हो जाता है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? तो डिटरेंस ऑफ अनलॉफुल कंडक्ट, जो भी अनलॉफुल कंडक्ट हुआ होता है उस केस के अंदर उसको एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। एक्सेस टू जस्टिस, जो भी प्लेंटिफ होता है उसके पास एक्सेस होती है कि वो जस्टिस ले सके अपने लिए। और पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ती है कि हाँ कोर्ट कुछ काम कर रहे हैं देश के अंदर, ऐसा भी एक व्यू क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ लीगल सर्टेनिटी। अगर एक अच्छा डिसीजन लिया जाएगा, लीगल सर्टेनिटी रहेगी, मतलब लॉ प्रेजेंट रहेगा, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, क्योंकि डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही तरीके की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, क्योंकि इन्वेस्टर को भरोसा होता है कि इसको जगह पर लॉ काम करता है तो वो उस जगह पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी किसी भी तरीके की, जब डिलीजेंस नहीं होगी, रिस्क असेसमेंट सही तरीके से होगा, सही तरीके की लीगल एडवाइस रहेंगी, तो इससे आपकी काफ़ी सारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती हैं, कट हो जाती हैं। इससे आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छे डिसीजन ले पाते हो आप। प्रॉपर्टी राइट सिक्योर हो जाता है, और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाता है, और ज़्यादा मजबूत भी हो जाता है। आपका जो ट्रेड है और मार्केट की इंटीग्रेशन है वो बढ़ जाती है।
इससे आपका जो इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जो भी कोर्ट ऑफ लॉ है या गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनके लिए ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है इसकी वजह से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर लीगल सर्टेनिटी का क्या इफेक्ट होता है, तो इससे आपकी इकोनॉमिक की ग्रोथ होती है, करप्शन कम हो जाता है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है कंट्री के अंदर, मार्केट स्टेबलाइज हो जाती हैं और सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर में इंप्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक इंडस्ट्रियल प्रमोशन। इंडस्ट्रियल प्रमोशन क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट ने एक्शंस और पॉलिसीज़ लेकर आई है उन्हें डिलिब्रेट करना, मतलब कम करना, जिससे क्या हो, डेवलपमेंट हो और ग्रोथ हो इंडस्ट्रीज़ की एक इकोनॉमी के अंदर। ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के अंदर, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, प्रोडक्शन बढ़ता है और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का वो इम्प्रूव हो जाता है। इंडस्ट्रियल प्रमोशन की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो ये जॉब्स क्रिएट करता है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होता है, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग तरीके का हमें रॉ मटेरियल मिलता है, अलग अलग तरीके के चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेव होती है, प्रोडक्टिविटी और आउटपुट बढ़ जाता है आपका, जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, मतलब आप दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड कर पाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होती है आपकी। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स क्या क्या होती हैं इंडस्ट्रियल प्रमोशन की, तो फिजिकल इंसेंटिव देना, मतलब इंडस्ट्रीज़ को टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना, सब्सिडीज़ देना, ग्रांट्स देना गवर्नमेंट के थ्रू। फाइनेंशियल सपोर्ट में आ जाता है आपका पब्लिक के चीज, जो पब्लिक सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे, डेवलपमेंट बैंक्स को स्टेबलाइज करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दे सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर पाती है गवर्नमेंट इसकी मदद से, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट करे गवर्नमेंट, जिससे क्या हो और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन मिले और ज़्यादा ट्रेनिंग मिले लोगों को, इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का सेटअप करे गवर्नमेंट, जिससे क्या हो फेवरेबल कंडीशन में इंडस्ट्रीज़ ऑपरेट हो सकें, अच्छी ट्रेड पॉलिसीज़ बनाए जिसमें ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड, इम्पोर्ट टैरिफ से रिलेटेड सही फेवरेबल डिसीजन लिए जा सकें, और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक तरीके से खर्चा करे गवर्नमेंट, जिससे क्या हो इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें बना सके। इंडस्ट्रियल प्रमोशन के चैलेंजेस क्या क्या आ जाते हैं, तो कई सारी जगहों पर रिसोर्स कंस्ट्रेंट आ जाता है, मतलब इंडस्ट्रीज़ को पूरा रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं जितने उन्हें चाहिए होते हैं, मार्केट डिस्टोरेशन आ जाता है, मतलब कई जगह पर हाई टैरिफ होता है, सब्सिडीज़ नहीं मिल पाती हैं, जिस वजह से इंडस्ट्रीज़ उतनी ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, उतनी चीज़ें नहीं दे पाती हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है इससे, और एक्सटर्नल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कुछ भी चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। हमने चारों यूनिट की वन शॉट रिवीजन को कंप्लीट कर लिया है। जो जो आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दिया। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू।